नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जिन बच्चों को 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स विषय लेना है वो बच्चे अपना आगे का जो भविष्य वो निर्धारित कर चुके होंगे या कुछ बच्चे करने वाले हैं। जिन बच्चों को गणित विषय सेलेक्ट करना है 11वीं क्लास में, वो बच्चे निष्फिक्र होकर इस विषय का चुनाव कीजिए। जीवन में आपको ऊंचाइयां देने वाला ये विषय है। इसके विषय की जितनी बड़ाई मैं करूं उतनी कम है। ये कह सकते हो पूरी संस्कृति और सभ्यता का आधार ही गणित है। जिस प्रकार मोर के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है और सर्प के सिर पर मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार ये विषय जो व्यक्ति पढ़ता है उसका जीवन भी उसी प्रकार शोभायमान होता है। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत इस विषय में भविष्य में आने वाली नहीं है। इस विषय का चुनाव अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप कर सकते हो। जीवन में निश्चित तौर से आपको ये सफलता दिलाएगा। जिन बच्चों ने ये निर्धारित कर लिया है कि हमें 11वीं क्लास में गणित विषय पढ़ना है, उनके लिए आज से मैं लगातार गणित विषय की क्लासेस लेकर आऊँगा। किसी न किसी विषय पर, किसी न किसी टॉपिक पर आपसे लगातार हम रूबरू होते रहेंगे। आज सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं और उसको पूरे विस्तार से, चाहे मुझे कितनी ही क्लासें उस विषय पर लेनी पड़े, मैं उस विषय पर क्लास आप सबके लिए लेकर आऊँगा। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो विषय आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा है गणित में, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आज हम पहली क्लास में उठा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यहाँ वो बातें मैं आपको बहुत ही कम पढ़ाऊँगा जो आप 10वीं क्लास तक पढ़कर आ चुके हो। छोटी छोटी बातें, बेस वही है, आधार वही है, मूल चीज़ें भी वही है, लेकिन उससे आगे की जो बातें हैं वो अपने को पूरे विस्तार से करनी है। अपन एक एक चीज़ पर पूरी डिटेल से बातचीत यहाँ करेंगे और जितना एनसीईआरटी की जो नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस पढ़ाने वाला हूँ। इस बात का आप खास ध्यान रखें। यानी ऐसा नहीं है कि आरबीएसई का जो पुराना बोर्ड का पैटर्न था उसी के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस एनसीईआरटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री की उससे भी ज़्यादा बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को पूरे विस्तार से आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपन त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले तो वो छोटी छोटी बातें आपसे रिवाइज कर रहा हूँ। जो आप पीछे पढ़कर आ चुके हो। त्रिकोणमिति क्या चीज है? त्रिकोणमिति, देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि यहाँ दो शब्द हैं आपके पास। एक है ट्रिगो, ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक लिख सकते हो ट्राई, क्या लिख सकते हो? ट्राई। दूसरा लिख सकते हो गोन, और फिर लिख सकते हो मेट्रोन। ये अलग अलग वर्ड हैं जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। इनके संयोग से आपका ट्रिग्नोमेट्री बना है, ठीक है। इस ट्री का मतलब होता है 3। क्या मतलब होता है? 3 का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? गोन का मतलब आप एक तरीके से रेशियो ले सकते हो, साइड ले सकते हो, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, या तो इसको कहिएगा साइड या इसे कहिएगा रेशियो, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है, उन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है उनका मेजरमेंट करना। क्या करना? उसका मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, उनका मापन करना। उनके सही सही मापने को ही क्या कहा जाता है? मेट्रोन कहा जाता है। मेट्रोन का मतलब होता है मापन करना। तो आपके सामने 3 साइड है, किसकी है? ट्राइंगल की है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। मुख्यतः यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है। इस समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे ये एक बी और सी है, यहाँ आपके पास 3 भुजाएं हैं, उनमें एक ए बी भुजा है, एक आपके पास बी सी भुजा है और एक आपके पास ए सी भुजा है। इन तीनों भुजाओं के अनुपात, जैसे ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप,
ए बी लिख सकते हो, अपॉन में आप ए सी लिख सकते हो, आप बी सी लिख सकते हो, अपॉन में आप ए सी लिख सकते हो, फिर आप ए सी लिख सकते हो, अपॉन में आप ए बी लिख सकते हो, फिर आप ए सी लिख सकते हो, अपॉन में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ बी सी लिख सकते हो। एक आप ए बी लिख सकते हो, अपॉन में आप बी सी लिख सकते हो, या आप बी सी लिख सकते हो, अपॉन में आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। इन सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय जो अनुपात आपके सामने लिखे गए हैं, ये वाला और ये वाला, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सही तरीके से मेजरमेंट करना, इनको मापन करना, इन सब की जानकारी गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसी का नाम क्या है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोण और मिति, मिति का मतलब अनुपात होता है प्यारे बच्चों। यहाँ सुन लो, हिंदी वाले में भी त्रि का मतलब 3 हो गया, त्रि, यहाँ बीच में कोण लिख रखा है, कोण, और मिति का मतलब होता है अनुपात। मिति का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। अब सुनिए जरा, त्रिभुज में 3 कोण हैं, देखो, एक कोण ये वाला है, एक कोण ये वाला है और एक कोण ये। इन तीनों कोणों को ही रिप्रेजेंट करते हैं इनकी भुजाओं के अनुपात। जैसे ये वाला अनुपात किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को, ये वाला किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को, ये 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 किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब आपके पास कुल मिलाकर त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। त्रिकोणमितीय क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। समझ गए मेरी बात को। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप सब ने पढ़ रखा है, कितने हैं, 6 हैं। पहला कौन सा है आपका, साइन है, दूसरा कौन सा है आपका, कोस है, फिर क्या है आपका, टेन है, फिर क्या है सर, फिर कोस है, सॉरी कोट है, फिर आपके पास क्या है, कोट है, फिर सर सेक है, फिर सर क्या है, कोसेक है। इस प्रकार आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर आपको इस कोण को थीटा लेना है तो इस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और क्या हो गया आपका, कोसेक थीटा हो गया। ये इसके क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका साइन है, जिसको आप ज्या कहते हो। क्या कहते हो, इसे ज्या या साइन ऐसे लिखते हैं, इसे साइन से, SINE, साइन। इसको आप ज्या भी कह सकते हो या साइन भी कह सकते हो। दूसरा आपके पास कोस है, कोस को कहते हो आप कोज्या, ठीक है, क्या कहते हो, ध्यान करना, ये हिंदी वाले नाम भी कई जगह लिखे आते हैं। इसमें क्या है, साइन को आप ज्या कहते हो, यानी ये आपका क्या है, हिंदी में ज्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कोज्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। 3 ही महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं, स्पर्श ज्या याद रखने हैं, और स्पर्श ज्या वाला ये सबसे ज्यादा याद रखना है। कई जगह आपको डेफिनेशन में मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, तो आपको वहां स्पर्श ज्या जब बोलूं तो आपको पता होनी चाहिए किसी कोण की स्पर्श ज्या का मतलब होता है उसका टेन थीटा आपको बताना है। समझ गए। फिर आपका कोट थीटा, फिर है सेक थीटा और फिर है कोसेक थीटा। समझ गए प्यारे बच्चों। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 11वीं क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपातों पर बहुत अच्छे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो सवाल आप पहले पढ़कर आ चुके हो उनसे भी बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ आपको ध्यान में रखने होंगे। तो एक एक करके अब इसकी अपन शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इनमें किस प्रकार कोण का मेजरमेंट किया जाता है, उस पर बातचीत करेंगे। अभी देखिए, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा, 10वीं क्लास में सबने पढ़ा होगा कि सर हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एक कोण होता है। जी सर, होता है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में A है सर, यहाँ मान लो A है आपका, यहाँ B है और यहाँ C है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया सर। यहाँ एक कोण आप इसको थीटा लेते हो सर। जी सर, लेते हैं। तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं, तो आप लोगों को आज अभी मैं बता रहा हूँ त्रिकोणमितीय किसके बारे में, अनुपातों के बारे में। वैसे आप सब पढ़ कर आए हो, लेकिन ये अनुपात बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको शॉर्ट में TR बोलूंगा मैं, आप ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशियो है। त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय क्या है, ये अनुपात है। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में सुनो जरा, पहले सर अगर मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा रखता हूँ, ठीक है, साइन थीटा लिख दिया मैंने सर, फिर कोस थीटा लिखा है सर यहाँ,
फिर सर यहाँ टेन थीटा लिखा है, शॉर्ट, या आप ध्यान रखना कैपिटल नहीं लिखना है, इनके पहले अक्षर स्मॉल में लिखने हैं। टेन थीटा है सर, फिर आपके सर कोट थीटा है, फिर सर सेक थीटा आता है यहाँ, फिर सर कोसेक थीटा भी आता है सर। ठीक बात है सर, ये बात समझ में आ गई। तो सर इनके त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो। तो सुनो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री का जो आपका कोण है, इस 90 डिग्री के कोण के सामने जो रेखा है वो आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण है। इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसे एच से भी लिखते हैं। क्या है? हाइपोटेनियस है। फिर ये सर ये BC जो है ना वो आपका क्या है? आधार है। क्या है प्यारे बच्चों? आधार है। इसको बेस बोलते हैं और मैं इसे स्मॉल b से भी लिख सकता हूँ। समझ गए? कैपिटल B से भी आप लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कैपिटल B यहाँ लिख रखा है तो आप यहाँ स्मॉल b लिख दो, यहाँ स्मॉल h लिख दो। ठीक, h हाइट नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर ये जो कोण आपको दिया हुआ होता है ना, हाँ सर, उसके सामने क्या होता है? वो आप लोगों का परपेंडिकुलर होता है, यानी वो आपका लंब होता है। वो क्या होता है? लंब होता है। तो सर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या इलिप्स का अनुपात होता है? हाँ होता है प्यारे बच्चों। तो सर पहले हमें क्या करना है, जो कोण दे रखा है उसका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक निकालना होगा। हाँ, सबसे पहले साइन क्या होता है? देखिए आपने हमेशा पढ़ा होगा, एक आपको पढ़ाया जाता है 10वीं क्लास तक, लाल बटे का, वो एकदम सही है। समझ गए? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। और लंब बटे क्या होता है? आधार। सर ये तो हिंदी में, अंग्रेजी में भी बताओ आपने, ये हाइपोटेनियस बताया, ये बेस बताया, ये क्या बताया? परपेंडिकुलर बताया। तो अगर अंग्रेजी में लिखें तो सर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो अंग्रेजी में लिखेंगे तो सर एल को क्या लिखेंगे? लंब को लिखेंगे P, परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे? P लिखेंगे सर। आधार है उसको B लिखेंगे तो यहाँ B लिख देंगे। स्मॉल b भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको अगर कोई समझने में दिक्कत आए तो ये P, ये B आ गया। तो सर फिर ये लंब वापस आ गया तो यहाँ P लिख दो। फिर सर नीचे हाइपोटेनियस है तो यहाँ H लिख दो, यहाँ H लिख दो। ठीक है सर, ये A का मतलब आधार, यहाँ क्या लिखना है? B। तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे इसको ऐसे याद कर लें, P, B, P और H और क्या है? B है। अब देखिए P बटे H का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, B अपॉन में H का मतलब है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है? बेस है। अब सर पहला किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहला सर रिप्रेजेंट करेगा किसको? साइन को। दूसरा कोस को। फिर सर आगे वाला टेन को। फिर सर इसका उल्टा करेंगे तो सर वो करेगा कोट को। फिर सर इसका उल्टा करेंगे तो वो करेगा सर सेक को। सर इसका जो उल्टा होगा वो प्यारे बच्चों करेगा किसको? कोसेक को। समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये होगा लंब बटे कितना? कर्ण। दूसरा क्या होगा सर? ये होगा आधार बटे कर्ण। फिर सर ये वाला लंब बटे क्या होगा? आधार। फिर सर ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा प्यारे बच्चों आधार बटे लंब। फिर सर ये वाला होगा कर्ण बटे कितना? आधार। फिर सर ये वाला कर्ण बटे कितना होगा? लंब होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, साइन है तो साइन वाले में इसमें लंब क्या है सर? इसमें लंब है AB, और AB के अपॉन में सर AC आ रहा है ना? हाँ सर AC आएगा। दूसरा सर आधार क्या है? BC, तो सर इसको BC बटे क्या लिखना है? AC लिखना चाहिए। सर इसको क्या लिखें? सर ये तो L है ना, इस L को अपन लिख रहे हैं AB, तो यहाँ सर AB लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। AB लिख दो, अपॉन में क्या सर? BC लिख देते हैं। फिर सर ये कोट है, इसका जस्ट अपोजिट ही तो लिखना है, तो सर इसको BC अपॉन में क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। सर इसको क्या लिखेंगे? इस सेक को लिखेंगे सर AC अपॉन में कितना सर? इसको लिखेंगे सर BC। सर इसको क्या लिखेंगे? ये कोसेक थीटा है तो इसको लिखेंगे AC अपॉन में कितना? यहाँ लिखेंगे AB। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास रेशियो आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आपको ये तो मैंने नॉर्मल जानकारी बताई है जो आप 10th तक पढ़कर आ चुके हो, लेकिन ये आनी बहुत जरूरी है आपको 11th क्लास की अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो। समझ गए मेरी बात को? तो ये एक बेस है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें पहला आपका साइन है, फिर आपका कोस है, फिर टेन है, फिर कोट है, फिर सेक है और फिर क्या है? कोसेक है। जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो जल्दी जल्दी याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
अब सबसे पहले मैं 2-3 बातें आपसे करना चाह रहा हूं। एक तो कोण क्या चीज होती है, क्यों? क्योंकि कोण का सबसे ज्यादा यूज यहां होगा। फिर कोण का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके मापन की पद्धतियां कौन कौन सी है, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इन दोनों बातों पर आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ा रखा होगा 10वीं क्लास तक ज्यामिति में आपको पढ़ाया जाता है कि कोण क्या चीज है। फिर भी अगर आपको मालूम नहीं है तो अपन एक एक करके क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बातचीत करना चाहें, शुरू करें, उससे पहले 2-3 वर्ड आपको याद रखने हैं। एक वर्ड है आपका रेखा। क्या है? रेखा, जिसको आप लोग लाइन बोलते हो, ठीक है। दूसरा वर्ड आपके पास क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसके बाद आपके पास एक वर्ड है जिसका नाम है किरण। किरण को आप लोग क्या बोलते हो? रे बोलते हो। किरण वो नहीं है, यानी किसी का नाम नहीं है रेखा और किरण, ये ध्यान रखिएगा। क्या गुरुजी मान ले मोहल्ले में एक किरण है, गुरुजी एक मोहल्ले में रेखा भी है, ऐसा नहीं है। ये वो किरण और रेखा नहीं है प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये ज्यामिति के किसी आकृति का नाम है, ये एक सिंबल है। यानी किसी आकृति को नाम दिया गया है रेखा, एक किसी आकृति को नाम दिया गया है रेखाखंड, किसी आकृति को नाम दिया गया है किरण। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा किस बात पर? कोण पर, यानी एंगल क्या चीज है, इसके बाद बातचीत कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना है रेखा क्या है। जैसे मान लो मैंने इस बोर्ड पर लिखा है एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट, फिर अगला अगला, ऐसे पॉइंट से पॉइंट आगे बढ़ाते चल रहा हूं मैं। आप इन अनंत बिंदुओं को क्या करिए? मिला दीजिए। इन अनंत बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक ऐसी ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है जिसकी आपके पास चौड़ाई तो बहुत कम होती है लेकिन लंबाई इनफाइनाइट तक हो सकती है। आप जितना उसको आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई इनफाइनाइट हो सकती है और जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, उस ज्यामितीय आकृति को आप क्या कहते हो? रेखा कहते हो, ठीक है। इस रेखा पर इनफाइनाइट बिंदु होते हैं प्यारे साथियों, अनंत बिंदु इस पर होते हैं। क्या होते हैं? अनंत बिंदु इस रेखा पर शामिल होते हैं। अनंत बिंदुओं से मिलकर ज्यामितीय आकृति बनी है, यही क्या कहलाती है? आपकी रेखा कहलाती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, अनिश्चित लंबाई होती है। अनिश्चित क्या होती है? लंबाई होती है। आपने सुना होगा कई बार, कर्क रेखा का नाम आपने सुना होगा, आपने मकर रेखा का नाम सुना होगा, आपने भूमध्य रेखा का नाम सुना होगा। ये भूमध्य रेखा और ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इनकी कोई निश्चित लंबाई नहीं है, समझ गए। ऐसे ही जिसकी लंबाई निश्चित नहीं हो, जिसकी चौड़ाई क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, यानी बहुत ही बारीक लाइन होती है, ऐसी ज्यामितीय आकृति रेखा है। इसी का एक छोटा सा भाग मैं काट लेता हूं, यहां से लेकर के यहां तक। इस भाग को मैंने यहां से काट लिया और काट कर क्या कर दिया? यहां आपके सामने अलग रख दिया। समझ में आ गई बात? इस अलग रखे हुए भाग में एक यहाँ निश्चित बिंदु है और एक यहाँ निश्चित बिंदु है। ये पॉइंट मैं कहता हूँ मान लो आपका ए है और ये पॉइंट आपका कहते हैं मान लो बी है। ये जो ज्यामितीय आकृति है इसकी लंबाई निश्चित है, इसकी निश्चित लंबाई है प्यारे बच्चों। निश्चित क्या है? लंबाई है। इस निश्चित लंबाई वाली जो ज्यामितीय आकृति है ए बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए और बी। इसको अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ अगर ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए बी, और इसके ऊपर आपको तीर का ऐसे निशान लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी लंबाई क्या है? इनफाइनाइट है। और ये वाला जो भाग है इसको ए बी लिखा है, इसका मतलब ये ए से लेकर बी तक है। इसकी लंबाई में मैं कहता हूँ मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर से आगे नहीं है और ना इससे क्या है, ये छोटी है। ये एग्जैक्ट लंबाई इसकी दी जाती है आपको। चौड़ाई इसकी बहुत कम होती है। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई निश्चित होती है, चौड़ाई बहुत ही कम होती है, ऐसी ज्यामितीय आकृति आपका लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहलाता है। तो सर ये किरण फिर क्या होती है? किरण जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। देखो ये दोनों दिशा में चल रही है, ये दोनों दिशा में ही नहीं चलती, ये फिक्स है। ऐसी ज्यामितीय आकृति जो सिर्फ क्या करती है? एक ही दिशा में चलती है। क्या सर हमारे घर में भी ऐसी कोई चीज है ना प्यारे बच्चों? आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से आपके दीवार के पीछे की साइड प्रकाश की कोई किरण नहीं जाती है, उससे आगे निकलती। या आपके घर में बैटरी होगी, टॉर्च, इराक वाली टॉर्च देखिए ना आपने, इराक की टॉर्च है मान लो, ये इसको
इसको जलाओगे तो कभी भी इससे पीछे प्रकाश नहीं जाता है। तो सर इसका प्रकाश कहाँ जाता है? इस बल्ब से आगे की ओर ही इसका प्रकाश क्या करता है? हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब ये जो इसमें बल्ब लगा हुआ है वो आपका एक फिक्स बिंदु है, उससे पीछे किरण नहीं जाती है, उससे आगे ही चलती है। तो यहाँ ध्यान करो, एक फिक्स बिंदु से एक निश्चित दिशा में या अनंत दिशाओं में जाने वाली एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन उसका आरंभिक बिंदु है। इसको बोलते हैं आरंभिक या प्रारंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु बोलते हैं इसे, आरंभिक बिंदु बोलते हैं इसे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं इसे, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। इसे प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु कहते हैं। ये इसका क्या होता है? निश्चित होता है कि ये होना ही चाहिए और ये अनंत की ओर आगे चलती रहती है। इसको बोलते हैं किरण। समझ गए होंगे सब साथी? अब देखो सर, किरण तो समझ में आ गया, लेकिन अब कोण तो समझाओ। कोण के लिए ही तो ये सारी बात बताई थी, ठीक है। बहुत इसको डिटेल में आप पहले छोटी क्लास में पढ़कर आ चुके होंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बस आपके सामने रिवाइज किया है, बाकी आप लोगों को इनकी सबकी जानकारी है। अब देखिए कोण की बात कर लेते हैं आपसे। कोण क्या चीज़ है? यहाँ मान लो आपकी एक किरण ऐसे जा रही थी पहले, ठीक है। ये एक किरण है, इसका बिंदु यहाँ जो है वो मान लेते हैं O है, और ये वाली किरण इधर जा रही है A1 की तरफ, ठीक है। ये एक निश्चित समय पर यहाँ थी, थोड़ी देर बाद ये किरण यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब इसने इस दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज ये घूमी है। समझ गए? एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो इसके बीच में आपके सामने एक ज्यामितीय आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है, यानी प्रारंभिक किरण। ये क्या है? प्रारंभिक किरण है, प्रारंभिक किरण है ये, प्रारंभिक किरण है ये। और ये क्या है? आपकी अंतिम किरण है, ये अंतिम किरण है। प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के बीच में एक क्या बनी हुई है? ये ज्यामितीय आकृति जो बनी हुई है, इसी ज्यामितीय आकृति को क्या कहा जाता है? एंगल, या इसे कोण कहते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गई। तो सर अगर ये ऊपर ही जाने जरूरी थोड़ी है, नीचे भी तो जा सकती है। जा सकती है ना, क्या दिक्कत है? यानी आपकी किरण मान लो ये थी प्रारंभिक, ये क्या है? प्रारंभिक किरण है, प्रारंभिक किरण है ये वाली आपकी। तो सर ये अगर नीचे घूमी तो, नीचे घूमी तो मान लो ऐसे आ गई, यहाँ आ गई, तो सर क्या ऐसे भी कोण बन सकता है? हाँ जी बन सकता है। ये वाला भी आपका क्या होगा? एंगल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये O है, ये आपका A है, यहाँ फिर चलकर ये आ गई तो ये B हो गया। ये भी आपका कोण है और ये पहले वाला भी कोण है। तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है ना प्यारे बच्चों। जब देखो आपकी किरण यहाँ थी पहले वाली, ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को। ये पहले वाली किरण थी आपकी, ये घूमी है ऊपर दिशा में, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज अगर चले तो क्या होगा? और अगर यही किरण आपकी नीचे की ओर चले, यानी क्लॉकवाइज दिशा में ये घूमे, इधर अगर घूमे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये घूमती है तो क्या होता है? सुनो जरा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है तो याद रखना हमेशा जो बनने वाला आपका कोण होगा, मान लो इधर ये कोण बना है ये वाला, इस कोण को मैं थीटा है, थीटा एक ग्रीक वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा ये ग्रीक वर्ड है, इसको संकेत, कोण के संकेत के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप कोण को थीटा से, फाई से, साई से, इन सब चिन्हों से इसे क्या कर सकते हो? प्रदर्शित कर सकते हो। अभी तक तो सिर्फ आप एक थीटा ही पढ़कर आए हो 10वीं क्लास तक कि सर कोण थीटा के लिए कोण थीटा ही यूज करते थे। अब इस थीटा की जगह बहुत सारी संकेत आ सकते हैं, फाई आ सकता है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साई। ऐसे कोणों के रूप में भी क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रीक वर्ड है जिससे इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आपके सामने आ गया एल्फा, फिर क्या आ गया? मान लो बीटा, फिर आ गया गामा, फिर आपके पास आ गया डेल्टा। इस प्रकार के भी बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, जैसा लिखा होगा वैसा पढ़ना है। अब देखो ये यहां से इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी, ये आपकी प्रारंभिक किरण है। प्रारंभिक क्या है? किरण है।
इस प्रारंभिक किरण से आप अंतिम किरण तक गए हो, ये आपकी कौन सी किरण है? अंतिम किरण है, ठीक है। इस अंतिम किरण तक इधर आप जब घूमे हो तो आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप आरंभिक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज घूमो और घूमते हुए आप अगर कोई कोण बनाओ तो वो जो आपका एंगल बनेगा वो आपका धनात्मक कोण होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्या होगा? धनात्मक कोण होगा, यानी वो पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा? वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। जैसे सर बताओ कोई एग्जांपल देके। जैसे प्यारे बच्चों आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से आप इधर चले हो, आपकी ये किरण अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई और आप 30 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पहुँचे हो, तो याद रखिएगा ये 30 डिग्री जो है वो धनात्मक होगा आपका, यानी पॉजिटिव एंगल लिखा जाएगा। जैसा अब तक आप पढ़ते आए हो, 10वीं क्लास तक आप सिर्फ धनात्मक कोणों के बारे में ही बातचीत करते हो, नेगेटिव एंगल के बारे में बात नहीं करते। लेकिन अब अपने को यहाँ सभी कोणों के बारे में बातचीत करना है। इस क्लास में जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दी जाएगी वो आपके जीवन का अधिकांश मैक्सिमम लेवल होगा ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद जीवन में इससे हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आपको और कभी भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये ध्यान कर लेना। दोबारा कोई बुक ट्रिग्नोमेट्री की आपके जीवन में आपको नहीं लगी हुई मिलेगी किसी भी सिलेबस में। यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री को इतने अच्छे ढंग से कवर करना है जिसकी कोई सीमा नहीं रखनी आपको। क्यों? आप केमिस्ट्री पढ़ना, आप फिजिक्स पढ़ना, आप मैथ तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इनमें से कुछ भी पढ़ना, इन सब में अधिकांश 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की फिजिक्स में आपको यही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, यही सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका एंगल बना है ना, ये एंगल 30 डिग्री का क्या होगा? धनात्मक एंगल होगा। ऊपर जब चले हो तो एंगल आपका क्या बनेगा? धनात्मक बनेगा। ओ सर ये बात समझ में आई ना? तो सर इधर जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अगर बच्चों अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर नीचे की ओर जाते हो और यहाँ कोई कोण बनाते हो तो आपका जो कोण होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक कोण होगा। क्या होगा सर? वो ऋणात्मक कोण आपका बनेगा। सर ये बात है, यानी नेगेटिव एंगल आपका बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव एंगल आपका बनेगा। किधर? नीचे की ओर। तो सर क्या अभी आपने जैसे बताया वैसे अगर इसको ऐसे बनाएं तो ये मान लो आरंभिक आपकी किरण थी, तो सर अगर इधर मैं घूम गया, मान लो इसके नीचे की ओर 30 डिग्री घूमा, तो क्या मैं 30 नहीं लिखूंगा? नहीं, आप इसे -30 डिग्री लिखोगे। जैसे देखो ये वाली लाइन थी आपकी आरंभिक लाइन, यहाँ O से शुरू हुए आप, ये O है, ये मान लो आपका A है। इससे आप नीचे चल रहे हो, इधर घूम रहे हो और यहाँ घूमते घूमते मान लो 60 डिग्री पर आ गए हो, तो ये आपका -60 डिग्री का एंगल होगा। प्यारे बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप। यानी इधर चले तो आपका पॉजिटिव एंगल, इधर चले तो आपका नेगेटिव एंगल होगा। दो टाइप के मैंने एंगल आपको डायरेक्शन के हिसाब से बताए हैं, एक आपका धनात्मक कोण होगा, एक आपका ऋणात्मक कोण होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए अब आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है कि एंगल टाइप कितने पर, मेजरमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, कोण का मापन कितने तरीके से करेंगे। कोण का मापन, कोण का मापन सर ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी याद है। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? 3 प्रकार से कोण का मापन किया जाता है। प्यारे बच्चों देखो आपको बहुत अच्छे से समझना है, 11वीं क्लास का जो पेपर होगा उसमें भी काम आएंगे, प्लस इसके साथ साथ सभी परीक्षाओं में, जैसे फिजिक्स है वहां भी काम आएगा, केमिस्ट्री है वहां भी आपके एंगल काम आएंगे। तो देखिए इसकी 3 पद्धतियां हैं। सबसे पहला जो आपके पास मेथड है जो अब तक पढ़ते आए हो वो डिग्री मेथड है। सबसे पहले मेजरमेंट किस में करेंगे? डिग्री में। सर इसके बाद हमने एक नाम और भी सुना है, हाँ वो भी है, वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन मेथड है। रेडियन में भी एंगल का क्या किया जाता है? मेजरमेंट। सर ये दो तो हमने भी सुना है, फिर आप कौन सा एक और बताने वाले हो? प्यारे बच्चों वो प्राचीन मेथड है जिसका नाम है ग्रेड मेथड। क्या है? ग्रेड मेथड है, यानी ग्रेड में भी क्या किया जाता है? ग्रेड मेथड जिसको मैं कह सकता हूँ
ठीक है। इन तीनों में एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में ये ग्रेड वाला जो मेथड है वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में दो ही मेथड सबसे ज्यादा कारगर है और सबसे ज्यादा जो अब यूज किया जाएगा आगे से आपके जीवन में वो कौन सा होगा? रेडियन मेथड होगा। तो आपको सबसे ज्यादा जोर कौन से मेथड पर देना है? रेडियन वाले मेथड में देना है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में भी, रेडियन से ग्रेड में भी, ग्रेड से रेडियन में भी, रेडियन से फिर डिग्री में, ऐसे आप इन सब से एंगल को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन सब मेथड में किस किस प्रकार कोण का मेजरमेंट करते हैं अपन, इस विषय के बारे में अगली क्लास में अपन बातचीत करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, आप अपने सभी साथियों को इसके बारे में बता दीजिए। 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है अपन सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं और सभी जितने भी साथी आपके मैथमेटिक्स विषय लेने चाह रहे हैं, जो ले चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं गणित विषय को, उनको सूचित कीजिएगा। गणित विषय की कुछ क्लासें आप लेकर के देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि गणित विषय कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग विषय है। तो सब बच्चे तैयार रहें अगली क्लास के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।